अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। क्लास फर्स्ट ईयर की यूनिट नंबर 6 मदर टू सन। ये एक पोइम है जिसके पोइट हैं लैंगस्टन ह्यूज। ठीक है, इन्होंने ये पोइम लिखी है 1922 के अंदर, 1922 के अंदर। अगर थीम की बात करें तो इस पोइम का थीम है जी रोल ऑफ यूथ इन क्राइसिस मैनेजमेंट। जो बहरान होते हैं उनको मैनेज करने में जो यूथ का किरदार, ये इसका थीम है। यहाँ पे मैंने पोइट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन लिखी है, लीडर ऑफ हरलम रिनाइसेंस। तो हरलम रिनाइसेंस जो थी मतलब एक मूवमेंट थी, एक तहरीक थी जो अफ्रीकी अमेरिकन थे, मतलब अफ्रीकी नज़ाद, ऐसे जो जिनको ब्लैक भी आप कह सकते हैं, वो लोग जो अमेरिका के अंदर बसे हुए थे और अफ्रीकी नज़ाद थे, मतलब अफ्रीका के लोग थे जिनको वो ग़ुलाम समझते थे, मतलब वो रंगत से काले जो लोग थे। तो उन्होंने एक तहरीक चलाई थी, एक सकाफ़ती तहरीक जिसको कह सकते हैं, एक अदबी या एक अपनी जो पहचान है उसकी शनाख्त करवाने के लिए एक तहरीक चलाई थी। हरलम जो है न्यूयॉर्क का शहर है, मतलब वहाँ पे ये तहरीक चली थी। और 1920 और 30 की जो दहाई थी उसके दौरान तहरीक चली थी, जिसके अंदर बहुत सारे जो मौसीकार थे, जो अदब से रिलेटेड लोग थे, इन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया। तो इसी वजह से ये 1920 से 1930 के दौरान ये तहरीक चली थी। तो 1922 के अंदर इन्होंने ये पोइम लिखी थी, मदर टू सन। तो ये जो पोइम की अगर बात की जाए तो ये उसी जो तहरीक थी उसी हवाले से ये लिखी गई थी। चलें अब इसकी ट्रांसलेशन का आगाज़ करते हैं। तो मदर टू सन एक तरह से ये एक नसीहत है अपनी बेटे के लिए माँ की तरफ से, और इसको मोनोलॉग हम कहेंगे। मोनोलॉग क्या होता है? जिसके अंदर एक बंदा बात करता है, गुफ्तगू करता है, और दूसरा बंदा उसको सुनता है बगैर कुछ बोले। तो यहाँ पे इस पूरी पोइम के अंदर जो है ना, उसकी माँ अपने बेटे से बातें करेगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इसको। वेल सन आई विल टेल यू, अच्छा बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ। तो पोइम के अंदर जब भी इस तरह से किसी को हम मुखातब करते हैं, पुकारते हैं, तो उस टेक्निक को एपोस्ट्राफी कहते हैं, मतलब निदा या पुकारना। तो अच्छा बेटा मैं तुम्हें बताती हूँ, लाइफ फॉर मी, ज़िंदगी मेरे लिए, एंड बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। ये जो एंड है इसके मुख्तलिफ मतलब ले सकते हैं हम, इज़ नाट, एम नाट, आर नाट, हैज़ नाट, हैव नाट। तो यहाँ पे लाइफ फॉर मी, क्योंकि आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीन, तो इससे पहले जाहिर सी बात है हैज़ आएगा, और लाइफ के साथ हैज़ आता है, हैव नहीं आ सकता। तो इसका यहाँ पे मतलब है हैज़ नाट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर। तो ज़िंदगी मेरे लिए जो है ना वो क्रिस्टल स्टेयर, एक ट्रांसपेरेंट या एक साफ सीढ़ी की तरह नहीं थी। क्रिस्टल स्टेयर से यहाँ हम मुराद लेंगे कि हमारे मेरे लिए जो ज़िंदगी थी वो ईजी नहीं थी, आसान या सहूलतों या आसाइशों से भरी हुई नहीं थी, मतलब मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। तो यहाँ पे जो लाइफ है, ज़िंदगी है, इसको कंपेयर किया जा रहा है क्रिस्टल स्टेयर के साथ, मतलब एक सीढ़ी के साथ कंपेयर किया जा रहा है, और इसके अंदर कोई लाइक और एज़ का इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर हम कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी एक सीढ़ी की तरह नहीं थी तो फिर तो सिमिली होता, लेकिन हमने सिंपल डायरेक्ट उसको कंपेयर कर दिया है इस चीज़ के साथ कि लाइफ मेरी जो है ना, ज़िंदगी मेरी वो क्रिस्टल क्लियर नहीं थी। तो ये एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, लाइफ और स्टेयर का आपस में कंपैरिजन किया गया है। यहाँ पे मज़ीद मैंने डिटेल लिखी है कि लाइफ को यहाँ पे कंपेयर किया जाता है स्टीप, जो ढलवान होती है, इस तरह ऊपर जा रही होती है, डेंजरस, ख़तरनाक, पुअरली मेंटेन्ड स्टेयर केस के साथ, जो बड़ी ख़राब हालत में सीढ़ी होती है उसके साथ, रादर देन स्मूथ कंफर्टेबल क्रिस्टल स्टेयर, बजाय एक आरामदेह क्रिस्टल स्टेयर के साथ। मतलब कि वो जो माँ है वो अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो एक ऐसी सीढ़ी की तरह है जो बड़ी पुअरली मैनेज्ड होती है, जिसके अंदर बहुत सारी कीलें होती हैं, जिसके जो तख्ते या स्टेप्स होते हैं वो उखड़े हुए होते हैं, उसके अंदर कोई कारपेट नहीं होती। तो ये एक मेटाफर जो है ना पूरी पोइम के अंदर आपको नज़र आएगा। तो चलें मज़ीद में आगे लाइनें पढ़ता हूँ। वो कहती है कि मेरी ज़िंदगी जो है ना एक आरामदेह सीढ़ी की तरह नहीं थी। इट हैज़ हैड टैक्स इन इट। तो ये जो इट होता है इसके साथ अगर ये एस कंट्रैक्शन है तो इसके दो मतलब हो सकते हैं, इज़ भी हो सकता है और हैज़ भी। तो चूँकि आगे फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो पीछे यहाँ पे इज़ तो नहीं है, यहाँ पे हैज़ होगा। तो इट हैज़ हैड टैक्स इन इट। टैक्स कहते हैं नेल्स, कीलें। तो ये जो सीढ़ी है इसके अंदर क्या थी? कीलें थी, एंड स्प्लिंटर्स, और
किरचियाँ थी। किस चीज़ की किरचियाँ? स्प्लिंटर्स किसको कहते हैं? वो जो कोई बड़ा टुकड़ा हो तो उससे जो छोटी छोटी किरचियाँ निकल जाती हैं, चाहे वो लकड़ी का टुकड़ा हो या गिलास शीशे का टुकड़ा हो। तो वो कहता है कि मेरी जो सीढ़ी है, सीढ़ी से मुराद यहाँ पे हम ज़िंदगी लेंगे। तो उसके ऊपर कीलें भी थी। कीलें हों तो चलना आसान नहीं होता, जब किरचियाँ हों तो वो पाँव में लगती हैं, चलना आसान नहीं होता उस सीढ़ी के ऊपर। तो जिस तरह इस सीढ़ी के ऊपर ये कीलें और किरचियाँ थी जिसके ऊपर चढ़ना आसान नहीं था, इसी तरह मेरी ज़िंदगी है। इन कीलों और स्प्लिंटर से मुराद हम क्या लेंगे? मेरी ज़िंदगी के अंदर जो मुश्किलात थी वो लेंगे, जो मेरी ज़िंदगी के अंदर डिफ़िकल्टीज़ या हार्डशिप्स थी, इनसे मुराद वो हैं। एंड बोर्ड्स टॉर्न अप, और जो तख्ते थे वो उखड़े हुए थे। मतलब इस तरह जब सीढ़ी होती है तो उसके स्टेप्स बने होते हैं, तो उसके ऊपर जो बोर्ड्स लगे होते हैं, तो वो कह रही है कि वो भी ख़राब थे, उखड़े हुए थे। तो जब वो भी ख़राब हों, ठीक है, रास्ते ख़राब हों जिस पे इंसान चल रहा हो, तो फिर चलने में बड़ी मुश्किल होती है। एंड प्लेसेस विद नो कारपेट ऑन द फ्लोर, और वो जो सीढ़ियों के स्टेप्स होते हैं, अमीर लोगों की जो सीढ़ियाँ होती हैं उनके ऊपर इस तरह कारपेट बिछा होता है जिसके ऊपर वो चल के जाते हैं ताकि मज़ीद उनके लिए आसानी हो। तो ना ही उसके ऊपर कोई कारपेट था, बेयर बिल्कुल वो नंगी थी। तो मतलब कि जिस तरह वो मेरे लिए ज़िंदगी जो है ना, वो एक स्टेयर है जिसके ऊपर कीलें ही कीलें हों, किरचियाँ हों, तख्ते उसके उखड़े हुए हों, कोई उसके ऊपर कारपेट ना हो, ऐसे मेरी ज़िंदगी है। मतलब कि मेरी ज़िंदगी के अंदर इतनी तकालीफ़ हैं। बट ऑल द टाइम, लेकिन सारा वक्त, आई हैव बीन अ क्लाइंबिंग ऑन। तो ये जो आपको नज़र आएगा ISE, यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इसके मतलब दो हैं। नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी, ठीक है, ये वाली नॉन स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका मतलब हम आई हैव भी ले सकते हैं और आई एम भी। तो कहीं पे आई हैव होगा और कहीं पे आई एम। तो यहाँ पे जो है ना, इसका है आई हैव, क्योंकि इसके बाद बीन आया है। आई हैव बीन अ क्लाइंबिंग ऑन, और यहाँ भी देखें इसने आखिर में जो जी है इसको ख़त्म कर दिया है, लिखा नहीं है। इसी तरह रीचिंग में देखें, लैंडिंग्स में देखें, टर्निंग में देखें। तो और इसी तरह यहाँ पे काज है तो इस बिकाज को पूरा नहीं लिखा गया। तो ये मैं आपको बताता हूँ कि क्यों इसने नहीं लिखा। आ गया जी, आई हैव बीन अ क्लाइंबिंग ऑन, ठीक है, लेकिन सारा वक्त फिर भी मैं क्या करती रही? चढ़ती रही। ऐसा नहीं किया कि इतनी मुश्किलात को देख के तो मैंने नीचे से इस सीढ़ी को देखा और देखा कि इतनी मुश्किलात हैं और ऊपर चढ़ना ही छोड़ दिया, ऐसा नहीं किया। बल्कि इन तमाम मुश्किलात के बावजूद मैं स्टेप बाय स्टेप उस पर चढ़ती रही। एंड रीचिंग लैंडिंग्स, रीचिंग और पहुंचती रही लैंडिंग्स पे। लैंडिंग्स मतलब कि जिस तरह इस तरह सीढ़ी जा रही होती है और यहाँ पे जब सीढ़ी यहाँ से टर्न लेती है, तो ये जो प्लेटफॉर्म सा चबूतरा सा आता है जहाँ पे बंदा थोड़ा सा टर्न लेता है, इस तरह मुड़ता है, रेस्ट करने की मतलब सीधी जगह होती है। इससे मुराद ये है कि ये सारी मुश्किलात थी और मुश्किलात के बाद थोड़ी बहुत आसानी आती थी। तो यहाँ लैंडिंग से मुराद हम लेंगे जो एक टेम्प्ररी सक्सेस उसको मिलती थी, आर्जी कामयाबी मिलती थी। तो उस आर्जी कामयाबी पे मैं रुक नहीं जाती थी, बल्कि वहाँ से टर्न लेके नए मराइल की तरफ जाती थी। किस तरह? मतलब इस तरह सीढ़ी जाती है, लैंडिंग्स पे बंदा रुकता है और वहाँ से टर्न लेके फिर ऊपर चला जाता है। तो इसका कहने का मतलब यह है कि इन मुश्किलात को अबूर करके जब मैं एक आरामदेह जगह पे पहुँचती थी तो मैं वहीं की नहीं रोक होकर रह जाती थी, बल्कि वहाँ से इस तरह टर्न लेके फिर उन मुश्किलात को अबूर करते हुए मज़ीद ऊपर जाती थी, क्योंकि मेरी मंजिल यहाँ पे नहीं है, मेरी जो मंजिल थी वो ऊपर थी। तो इसलिए मैं हारती नहीं थी और रुकती नहीं थी। एंड टर्निंग कॉर्नर्स, और वो कोने थे, मतलब जहाँ से मैंने आपको बताया मोड़ काट के ऊपर जाती थी, और उन जो है ना कॉर्नर्स को, कोनों को मैं मोड़ती थी। मतलब कि मैं नए मराहल के ऊपर, नए स्टेप्स के ऊपर चलती थी। एंड समटाइम्स गोइंग इन द डार्क, और बाज़ात में जाती थी, यहाँ भी देखें जी को उसने नहीं लिखा, डार्क के अंदर, अंधेरे के अंदर। अंधेरे से मुराद के जो मायूसी होती थी, जब उसको नाकामी नज़र आ रही होती थी, तो उस अंधेरे के अंदर भी मैं बाज़ात जाती थी। वेयर देयर हैज़ नॉट बीन नो लाइट, जहाँ पे कोई रोशनी नहीं होती थी, यहाँ भी इसका मतलब है हैज़ नॉट। रोशनी होने से मुराद होप, सपोर्ट, हम उम्मीद नहीं होती थी उसको, तो उस अंधेरे में से भी मैं चल के जाती थी। सो बॉय, इसलिए लड़के, डोंट यू टर्न बैक, तुम वापस मत मुड़ना। वापस मत मुड़ने से मुराद कि नेवर गिव अप, हिम्मत मत हारना। गिव अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है हिम्मत हारना। तो लड़कियों को नसीहत कर रही है कि तुम हिम्मत मत हारना। डोंट यू सेट डाउन ऑन द स्टेप्स, वो जो स्टेप्स हैं सीढ़ियों के, उन पर कहीं बैठ मत जाना, मतलब कि मसलसल चलते रहना,
उन पर कहीं बैठ ना जाना। कॉज इसको भी शॉर्ट करके लिखा गया है, ये जो आपको नज़र आ रही है एपोस्ट्राफी सी, तो इसका मतलब है कि पीछे कोई ऐसे लेटर्स थे जो लिखे नहीं गए। तो इसका मतलब है बिकॉज, बिकॉज यू फाइंड्स इट इज़ अ काइंड ऑफ हार्ड। तो किंडर हार्ड का मतलब है काइंड ऑफ हार्ड, मतलब कि थोड़ा सा, क्योंकि तुम्हें जो है ना ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, ये जो है ना सीढ़ियों पे चलना, इन मुश्किलों को बर्दाश्त करना, ये जो है ना तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। डोंट यू फॉल नाउ, तुम अब गिरना मत। फॉर आई एम स्टिल गोइंग हनी, क्योंकि यहाँ पे फॉर जो है ना एक कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिसका मतलब है क्योंकि, ये प्रीपोजिशन नहीं है। फॉर आई एम, ये देखिए मैंने आपको कहा था इसका मतलब आई एम भी हो सकता है। तो जब उसके बाद आई एन जी वाली फॉर्म आती है तो ये कंटिन्यूस टेंस बन जाता है, इस वजह से ये आई एम है, हैव यहाँ पे नहीं है। क्योंकि मैं अभी भी जा रही हूँ, हनी, हनी जो है ना एक प्यार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है अपने डियर के लिए, प्यारे बंदे के लिए, बच्चे के लिए। तो वो कह रही है क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, मैं अभी भी चल रही हूँ, जा रही हूँ। आई एम स्टिल क्लाइंबिंग, मैं अभी भी जो है ना वो चढ़ रही हूँ, मतलब कि उस मुश्किल रास्ते के ऊपर अभी भी चल रही हूँ। एंड लाइफ फॉर मी एज नॉट बीन नो क्रिस्टल स्टेयर, और जो ज़िंदगी है मेरे लिए वो एक स्मूथ स्टेयर की तरह, एक कंफर्टेबल स्टेयर की तरह नहीं थी, या मेरी जो ज़िंदगी है वो एक आरामदेह नहीं थी। तो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये जो है ना आपको मैंने बताना है कि ये जो वर्ड्स इन्होंने बीच में से मतलब लिखे नहीं हैं, या इसके अलावा आई हैव का इस्तेमाल किया गया है। तो ये इसलिए कि ये जो डायलेक्ट होता है अफ्रीकन अमेरिकन का, तो ये उनका लब लहजा है, ये उनकी ज़ुबान है। तो इसकी ओरिजिनलिटी को बरकरार रखने के लिए कि ये एक वहाँ की लोकल औरत की ज़ुबान है, तो उसको बरकरार रखने के लिए ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। तो ये उनका डायलेक्ट है, ये उनका लब लहजा है जो अफ्रीकन अमेरिकन है। तो इस वजह से उसको ऐसे शो करने के लिए ये कि एक अथेंटिक या ओरिजिनल लैंग्वेज है उस माँ की, तो इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल किया गया है। तो ये जो पोएम है ये बयान करती है जो डिफ़िकल्टीज़ थी, जो ब्लैक पीपल थे, जो अफ्रीका के लोग अमेरिका के अंदर रहते थे, जिन्होंने एक रेसिस्ट सोसाइटी के अंदर मतलब अपना वक्त गुजारा। जो वाइट पीपल थे, सफ़ेद लोग, तो वो नस्ल परस्त इस तरह से कि वो अपने आप को बरतर समझते थे। तो ज़ाहिर सी बात है फिर जो ब्लैक पीपल थे उन्होंने मुश्किलात झेली होंगी। तो ये उस पोइम जो है ना उनकी डिफ़िकल्टीज़ को डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ तक जो है ना इस पोइम की मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।